नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर के सिंह। तो आज की क्लास में हम कुछ टॉपिक जो बचे हैं उनके बारे में बात करते हैं, है ना। जी। हाँ, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फीडिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। ठीक है। तो फीडिंग स्टैंडर्ड्स क्या है और किस काम में ये आते हैं और कौन कौन से ये होते हैं। देखिए, फीडिंग स्टैंडर्ड के बारे में बात करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, है ना। तो शुरुआत में हमने बात की थी प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स के बारे में। ठीक है। किसके बारे में बात की थी हमने? प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स। प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स। ठीक है। उनके बारे में बात की थी, जिसमें मुख्य रूप से हमने क्रूड फाइबर, ठीक है, ईथर एक्सट्रेट, क्रूड प्रोटीन, पानी, राख, इनके बारे में मुख्य रूप से बात की थी। तो जो प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स हैं, यानी वो क्या है, एक तरह से पोषक तत्व है। ठीक है। तो इन प्रोक्सीमेट जो प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स हैं या जो पोषक तत्व हैं, कौन से भोजन में, ठीक है, जो हम जानवर के लिए भोजन दे रहे हैं, जानवर के लिए हम क्या खिला रहे हैं, भोजन खिला रहे हैं। लेकिन इस भोजन में जो ये प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जो किसके रूप में है, पोषक तत्वों के रूप में है। तो भोजन में क्या है, पोषक तत्व। तो इन पोषक तत्वों की मात्रा इस भोजन में कितनी है? ठीक है। पोषक तत्व कितनी मात्रा में उपस्थित हैं? तो भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा को ज्ञात करने के लिए, ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है? फीडिंग स्टैंडर्ड्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है। जिससे कि हम, जो जानवर है, उसके उत्पादन के हिसाब से पोषक तत्व हम जानवर को दे सके। ठीक है। तो अपना जो फीडिंग स्टैंडर्ड है, उनका उद्देश्य क्या है कि भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा को ज्ञात करना। ठीक है। देखिए, तो जानवर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए तथा अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए, इस चीज के लिए कि जानवर स्वस्थ रहे, उसको किसी प्रकार की बीमारी ना हो, यानी जो पोषक तत्व उसके शरीर के लिए आवश्यक हैं, यदि हम उनकी पूर्ति कर देंगे तो जानवर बीमार नहीं होगा। और उसके उत्पादन के अनुसार, ठीक है, अगर हम उन पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे तो जानवर से हम उत्पादन अधिक से अधिक ले सकते हैं। तो यही इनका उद्देश्य है कि जानवर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए आवश्यक, जितने भी आवश्यक पोषक तत्व हैं, उनकी मात्रा को ज्ञात करना। ठीक है। क्या करते हैं, उनकी मात्रा को ज्ञात करना, किसमें? भोजन में। तो ये क्या कहलाएंगे, किसकी सहायता से करते हैं इनकी मात्रा को ज्ञात? फीडिंग स्टैंडर्ड्स की सहायता से करते हैं। तो इनकी जो मात्रा है उसको ज्ञात करने के लिए अलग अलग देशों में अलग अलग फीडिंग स्टैंडर्ड्स का उपयोग किया जाता है और उनका आधार भी अलग अलग होता है। ठीक है। कहीं पर किसी पोषक तत्व को बेस मान करके अन्य तत्वों की मात्रा ज्ञात की जाती है, और कहीं पर किसी दूसरे देश में जो दूसरे अपने पोषक तत्व हैं, या ये कहें कि प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल हैं, उसको आधार मान करके पोषक तत्वों की मात्रा ज्ञात की जाती है। तो उसके अनुसार जो मुख्य अपने फीडिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें पहला आता है आपका मॉरिसन, फिर आईसीआर, एआरसी, एनआरसी। ठीक है। अब ये किस देश में अपनाए जाते हैं? तो इंडिया में तो अपने कौन कौन से अपनाए जाते हैं? मॉरिसन और आईसीआर।
जो आईसीआर फीडिंग स्टैंडर्ड है वो अपने इंडिया का ही है, और इसको किसने दिया था? डॉक्टर एस के रंजन ने दिया। ठीक, इसके बारे में थोड़ा पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि आईसीआर जो है भारत से संबंधित है, अपना स्वदेशी एक तरह से फीडिंग स्टैंडर्ड है। किसने दिया इसके बारे में, किसने बताया? डॉक्टर एस के रंजन ने। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, जबकि एआरसी कहाँ का है? यूके का है, और एनआरसी यूएसए का है। ठीक, तो आपको ये याद रखना है कि चार ये मुख्य फीडिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जिनमें से मॉरिसन और आईसीआर जो फीडिंग स्टैंडर्ड हैं, ये कहाँ पर उपयोग में लिए जाते हैं? इंडिया में उपयोग में लिए जाते हैं, या हमारे देश के ये फीडिंग स्टैंडर्ड्स हैं। और इनको आधार मान करके हम क्या करते हैं, जो हम दाना पानी दे रहे हैं जानवर के लिए, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा को हम ज्ञात करते हैं। इनको आधार मान करके, मुख्य रूप से मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड्स को आधार मानते हैं हम, और आईसीआर को आधार मान करके अन्य जो पोषक तत्व हैं उनको हम क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वन क्या है, कि भारत में मुख्य रूप से मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और जो मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड है वो किस पर आधारित है? डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स, ड्राई मैटर पर आधारित होता है। ठीक है, यानी इनको आधार मान करके, यानी क्रूड प्रोटीन कौन सी? डाइजेस्टिबल, और टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स, और साथ में ड्राई मैटर यानी शुष्क पदार्थ, इन तीन चीजों को आधार मान करके क्या करते हैं हम? पोषक तत्वों की मात्रा का निर्धारण करते हैं स्टैंडर्ड में। तो मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड का आधार क्या हो गया इसका? जीसीपी, दूसरा हो गया टीडीएन, और तीसरा हो गया ड्राई मैटर। तो इनको आधार मान करके मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड के द्वारा जो भोजन है उसमें जितने भी पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा का निर्धारण किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड किसका रूपांतरित स्वरूप है? यह संशोधित वुल्फ लेहमान फीडिंग स्टैंडर्ड होता है। यानी जो वुल्फ लेहमान, कुछ अन्य फीडिंग स्टैंडर्ड भी हैं जिनके हम नाम नाम के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले एक फीडिंग स्टैंडर्ड आया था, वुल्फ लेहमान। ठीक है, तो उसमें कुछ परिवर्तन किए गए। ठीक है, मॉरिसन के द्वारा। तो ये इसी को हम क्या बोल देते हैं फिर? मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड बोल देते हैं। यानी किसमें सुधार किया गया? जो पहले वुल्फ लेहमान फीडिंग स्टैंडर्ड था उसमें कुछ चीजों में बदलाव किया गया, जिससे कि जो पोषक तत्व हैं उनकी एक्यूरेसी आ सके। ठीक है, तो वुल्फ लेहमान फीडिंग स्टैंडर्ड में बदलाव करके ही क्या बनाया गया है? मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है। ठीक है, तो और इसी को क्या कह देते हैं? मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड को ही संशोधित वुल्फ लेहमान फीडिंग स्टैंडर्ड के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, पहली चीज तो ये है कि फीडिंग स्टैंडर्ड है क्या। तो फीडिंग स्टैंडर्ड क्या हो गए, कि कोई भी भोजन है ये, और उसमें उपस्थित जो भी पोषक तत्व हैं उनको जानवर को जो हम पोषक तत्व दे रहे हैं, ठीक है, तो उसकी मात्रा को निर्धारण कर सकें। भाई किसी जानवर को हम उत्पादन के अनुसार जो भी हम प्रोडक्शन ले रहे हैं, चाहे दूध के रूप में, चाहे मीट के रूप में, है ना, उससे जो भी हम उत्पादन ले रहे हैं, तो उसके अनुसार हम जानवर के शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकें। तो उस पूर्ति को हम भोजन के द्वारा करेंगे। अब हमें नहीं पता कि भाई हम जो भोजन दे रहे हैं जानवर को उसमें कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित हैं। तो उन पोषक तत्वों की मात्रा को हम किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? फीडिंग स्टैंडर्ड के द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है, मान लो किसी जानवर को हमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा देना है, किसी को हमें प्रोटीन ज्यादा देना है, तो उसकी मात्रा का निर्धारण ये तो है नहीं कि भाई पहले खिलाओ जानवर को फिर सब देखेंगे उत्पादन कैसा मिल रहा है। ठीक है, तो जो भी हम भोजन दे रहे हैं, जो भी अपने कंपोनेंट हैं, जो जानवर को हम देने वाले भोजन भोजन जो दे रहे हैं, तो उसमें किस भोजन में कौन सा पोषक तत्व ज्यादा है, उसके अनुसार ही हम क्या करते हैं? फीडिंग कराते हैं। तो पहले जो भी पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा का निर्धारण करते हैं, इसके द्वारा, फीडिंग स्टैंडर्ड के द्वारा, जिसमें भारत के दो मुख्य फीडिंग स्टैंडर्ड हैं, मॉरिसन और आईसीआर। आईसीआर दिया गया डॉक्टर एस के रंजन के द्वारा। ठीक है, यूके का एआरसी, और यूएसए का एनआरसी। जो मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड है वो
वुल्फ लेहमान का संशोधित स्वरूप होता है। और मॉरिसन का जो आधार है, ठीक है, इसमें जो पोषक तत्वों की मात्रा ज्ञात की जाती है वो किसको आधार मान करके की जाती है? डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन को, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट को, और ड्राई मैटर को आधार मान करके अन्य पोषक तत्वों की मात्रा को हम ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए अन्य फीडिंग स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं। एक था पहले जो दिया गया था, कौन सा? स्टार्च इक्विवेलेंट सिस्टम। दूसरा था वुल्फ फीडिंग स्टैंडर्ड। फिर एक आया वुल्फ लेहमान फीडिंग स्टैंडर्ड। और इसी को ही रूपांतरित स्वरूप क्या है इसका, अभी बात कर रहे थे, रूपांतरित स्वरूप कौन सा था इसका? मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, और संशोधित मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड वही हो गया। और ये किसने दिया था? सेन और रे ने दिया। ठीक है, सेन और रे नाम के दो जो व्यक्ति हैं इन्होंने ये दिया था। एआरसी, ठीक है, एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, जिसको हम किस नाम से जानते हैं आजकल, जो इसको नए नाम से जाना जाता है ARFC, एग्रीकल्चरल एंड फूड रिसर्च काउंसिल के नाम से इसी को जाना जाता है। किसको? ARC को ही। और एनआरसी का पूरा नाम क्या हो गया? नेशनल रिसर्च काउंसिल। ठीक है, तो ये अन्य फीडिंग स्टैंडर्ड हैं जिनको अलग अलग समय पर दिया गया है। लेकिन हम भारत की बात करें तो अपने कौन से हो गए? एक तो मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड हो गया, और एक हो गया अपना ICR। ठीक है, और अन्य के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, ARC और NRC। इसके अलावा वुल्फ लेमान हो गया, ठीक है, वुल्फ फीडिंग स्टैंडर्ड हो गया, और स्टार्च इक्विवेलेंट फीडिंग स्टैंडर्ड हो गया। इन सबका उद्देश्य केवल एक ही था, क्या? कि भोजन में उपस्थित पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा को सही से हम आकलन कर सके। कौन से भोजन में, ठीक है, या जो भी हम भोजन जानवर के लिए दे रहे हैं उसमें कौन सा पोषक तत्व उपस्थित है और कितनी मात्रा में उपस्थित है, और इसको जानवर को कितनी मात्रा में हमें देना चाहिए, जिससे कि उसकी उत्पादन की और उसके स्वास्थ्य के हिसाब से जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो सके। ठीक है, इसके बाद अब जो भी हम ये भोजन दे रहे हैं जानवर को, ठीक है, उससे जानवर को क्या प्राप्त, इसलिए दे रहे हैं कि ऊर्जा प्राप्त हो सके। ठीक है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा भोजन ही पच जाए, है ना, और उससे पूरी की पूरी ऊर्जा ही उसके शरीर को मिल जाए। ऊर्जा का क्या होता है? ह्रास होता है। ठीक है, तो किस किस रूप में जो ऊर्जा है जानवर के शरीर में बढ़ती है या नष्ट होती है, और कितनी ऊर्जा जानवर को एंड प्रोडक्ट के रूप में मिलती है। जो ऊर्जा उसके उत्पादन के काम में आती है और उसके शरीर की वृद्धि के काम में आती है, या उसकी उपापचयी क्रियाओं के लिए काम में आती है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि भाई जो जानवर ने जितना भी खाया पिया वो पूरा का पूरा ही, पूरी की पूरी एनर्जी ही जानवर को मिल जाएगी। कि उसका कुछ भाग क्या है, धीरे धीरे ह्रास होता है या नष्ट होता है अलग अलग कार्यों में। तो किस किस तरीके से होता है उसके बारे में बात करें। तो जो भी भोजन है, ठीक है, उससे जितनी भी ऊर्जा मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस एनर्जी। क्या बोल रहे हैं इसको? ग्रॉस एनर्जी। क्लियर? अब ये जो भी भोजन दिया है उस भोजन में उपस्थित जितनी भी ऊर्जा है उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस एनर्जी बोलेंगे। अब इस ग्रॉस एनर्जी को क्या, जो भी जानवर भोजन खा रहा है क्या करेगा? उसको पचाएगा। ठीक है, अब जो भोजन है वो पूरा का पूरा नहीं पचेगा, कुछ कैसा रह जाएगा? अपचनीय रह जाएगा। या ये कहें कि भोजन पचने के बाद जो खाया, चबाया सही ढंग से उसने, तो उसके बाद क्या हुआ कि शरीर के अंदर गया और जितना अवशोषित हुआ आंतों में जाकर के, ठीक है, वो अवशोषित हो गया। बाकी का कहाँ चला गया? सेच के रूप में, गोबर के रूप में, मल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो पूरा का पूरा तो पचा नहीं, तो कुछ भाग कहाँ निकल गया? गोबर के रूप में, फीकल एनर्जी के रूप में निकल गया, गोबर या मल के रूप में बाहर निकल गया। जो नहीं पचा वो किसके रूप में निकल गया? गोबर के। अब ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा वो वेस्ट है, उसमें भी कुछ ऊर्जा शेष है। तो जो ऊर्जा गोबर के रूप में बाहर निकली है, मल के रूप में शरीर से बाहर निकली है, तो ये क्या हुआ? एक तरह से लॉस हुआ, एनर्जी लॉस हुआ। किस रूप में? फिजिकल एनर्जी के रूप में। अब जो शरीर में बची ऊर्जा उसको हम क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिबल एनर्जी, जिसको हमारे शरीर ने क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। तो ये ऊर्जा कहाँ रहेगी? अपने शरीर के अंदर रहेगी। और इसके दो पार्टीशन हो गए ग्रॉस एनर्जी के, कौन कौन से? फीकल एनर्जी और डाइजेस्टिबल एनर्जी।
फिकल एनर्जी गोबर के रूप में बाहर निकल गई, और जो शेष बची वो कहाँ रह गई? पाचन ऊर्जा के रूप में, डाइजेस्टिबल एनर्जी के रूप में शरीर में उपस्थित है। अब इस डाइजेस्टिबल एनर्जी का क्या होगा? यानी शरीर के अंदर तो आ गई, लेकिन इस ऊर्जा का उपयोग हो रहा है वहां पर, शरीर की विभिन्न क्रियाओं में। ठीक है, तो ये कहाँ आ गई? मेटाबॉलिक एनर्जी में। ठीक है, और बाकी का जो दूसरी ऊर्जा यानी यूरिन के रूप में बाहर निकलती है, उपापचयी क्रियाओं के द्वारा ही शरीर में जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनका क्या बनता है? उसमें कुछ उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, वेस्टेज बनते हैं। ठीक है, और उन वेस्टेज को किसके रूप में निकाला जाता है? यूरिन के द्वारा बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के दौरान, यानी ये मेटाबॉलिक जो क्रियाएं चल रही हैं, कौन सी उपापचयी क्रियाएं? उपापचयी क्रियाएं चल रही हैं। और ये उपापचयी क्रियाएं किसका उपयोग कर रही हैं? जो ऊर्जा शरीर ने अवशोषित की थी पाचन ऊर्जा से। ठीक है, शरीर जो भोजन का पाचन हुआ, उसके बाद जो ऊर्जा शरीर में संग्रहित हुई, उस ऊर्जा का उपयोग कौन कर रहा है? जो मेटाबॉलिक एनर्जी है, जो जितनी भी अपनी उपापचयी क्रियाएं हो रही हैं उनमें यह ऊर्जा उपयोग में आ रही है। ठीक है, अब इन उपापचयी क्रियाओं के दौरान क्या बनते हैं? कुछ उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं या वेस्टेज बनते हैं। और ये वेस्टेज किसके द्वारा बाहर निकाले जाते हैं शरीर से? जो ब्लड है वो कहाँ चलता है? अपने किडनियों में। ठीक है, और वहां से किसका निर्माण होता है? मुख्य रूप से यूरिन का निर्माण होता है। उस यूरिन के द्वारा ये कहाँ जाते हैं उत्सर्जी पदार्थ? पेशाब द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं। तो इसमें भी ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये ऊर्जा में जो कमी आई, ठीक है, ये कहाँ निकल गई? यूरिनरी और गैसियस प्रोडक्ट के रूप में। गैसियस प्रोडक्ट कहाँ बनेंगे? मुख्य रूप से हम रूमिनेंट की बात कर रहे हैं, तो रूमिनेंट में मुख्य रूप से क्या बनती है? मीथेन गैस बनती है। ठीक है, तो मीथेन के रूप में भी क्या होता है? ऊर्जा का ह्रास होता है। ये लगभग लगभग आपके 7% या 7 से 8% के आसपास इसका लॉस होता है। और गोबर के रूप में जो एनर्जी का लॉस है वो लगभग 40 से 50% तक एनर्जी का लॉस हो जाता है। ठीक, और लगभग 3 से 4% के आसपास बात करेंगे इनके बारे में भी कि कितना लॉस किस के रूप में होता है। तो ये यूरिन के रूप में एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो देखो, सबसे पहले पूरा भोजन खाया, भोजन में से जितना पच गया, ठीक है, पचने के बाद जो अवशोषित हुआ वो तो डाइजेस्टिबल एनर्जी हो गई, और जो अवशोषित होने से शेष रह गया वो फीकल एनर्जी के रूप में शरीर से बाहर ऊर्जा निकल गई। अब जो अवशोषित ऊर्जा हुई, उस ऊर्जा को कौन उपयोग कर रहा है? हमारा शरीर कर रहा है। किसमें कर रहा है? विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं में। उपापचयी क्रियाएं किस लिए आवश्यक हैं? हमारी शरीर की विभिन्न जो हम जिंदा हैं, ठीक है, हमारे लिए एनर्जी मिल रही है, ग्लूकोज मिल रहा है। ठीक है, वो सभी किसके द्वारा बन रही है? उपापचयी क्रियाओं के द्वारा बन रहा है। तो इन उपापचयी क्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इन उपापचयी क्रियाओं के दौरान क्या चीज बनते हैं? उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। और ये उत्सर्जी पदार्थ यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। तो इसमें भी क्या होती है? ऊर्जा का लॉस होता है। ठीक है, अब उपापचयी क्रियाओं के दौरान, तो इस मेटाबॉलिक एनर्जी में जो शेष बची वो क्या कहलाती है? नेट एनर्जी। इस मेटाबॉलिक एनर्जी में से कौन सी निकल गई? यूरिनरी ऊर्जा, मतलब इसके दौरान डाइजेस्टिबल एनर्जी के अवशोषण के बाद मेटाबॉलिक प्रोसेस हुई, इसमें यूरिनरी जो या गैसियस प्रोडक्ट जो बने उसके दौरान ऊर्जा का लॉस हो गया। ठीक है, अब इस मेटाबॉलिक एनर्जी के बाद जो शेष बचती है वो क्या कहलाती है? नेट एनर्जी। और यहां पर लॉस होता है किसका? हीट के रूप में। जो शरीर का टेम्परेचर है, ठीक है, उसको बनाए रखने में भी किसका उपयोग होता है? ऊर्जा का उपयोग होता है। ठीक है, जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखने में भी किसका उपयोग होता है? ऊर्जा का। तो हीट एनर्जी के रूप में भी यहां पर क्या होता है? ऊर्जा का लॉस होता है। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट में क्या बची? नेट एनर्जी। अब इस एनर्जी का, यानी विभिन्न स्टेज से होते हुए जो भोजन हमने खाया उसके द्वारा जो डाइजेस्टेबल एनर्जी मिली हमें, डाइजेस्टेबल एनर्जी के बाद कौन सी बनी? मेटाबॉलिक एनर्जी बची शेष। ठीक है, विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के बाद क्या बची? भाई सभी ने अपना अपना उपयोग कर लिया। ठीक है, यहाँ उपापचयी क्रियाओं में ऊर्जा उपयोग में आ गई। उसके बाद जो शेष ऊर्जा बची, ठीक है, तब हीट लॉस के बाद भी वो क्या बची? नेट एनर्जी। इस नेट एनर्जी में से ये, ठीक है,
किस में, यानी नेट एनर्जी किस में काम आ रही है ये? एक तो आ रही है उत्पादन में, ठीक है, और दूसरी आ रही है मेंटेनेंस में। मेंटेनेंस क्या है? मेंटेनेंस है कि जैसे अपना जो शरीर है, नॉर्मल चलना फिरना हो गया, ठीक है, शरीर हमारे जो के विभिन्न अंग हैं वो काम करने, उनके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना? तो हमारी स्किन है या विभिन्न आंतरांग हैं, उनको सबके लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो शरीर की विभिन्न क्रियाओं को सुचारू रखने के लिए जो ऊर्जा लगती है वो किसके अंतर्गत आती है? मेंटेनेंस एनर्जी के अंतर्गत आती है। और इसके बाद जो एनर्जी बचती है वह कहां चली जाती है? प्रोडक्शन के रूप में, उत्पादन के रूप में। तो इस तरह से ये क्या होता है कि जो भोजन से प्राप्त एनर्जी है उसका डिवाइडेशन होता है, विभाजन होता है, ठीक है। सबसे पहले भोजन से ग्रॉस एनर्जी, यानी उस भोजन में कितनी ऊर्जा है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, हम बात करेंगे कि एक पर ग्राम के हिसाब से कि उसमें कितनी ऊर्जा होती है, ठीक है। लगभग लगभग 4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है ना? तो प्रत्येक जो पदार्थ है, जो भोज्य पदार्थ है, उसकी एक वैल्यू होती है कि उससे हमें कितनी ऊर्जा मिलेगी। तो उसके पाचन के बाद, ठीक है, जितनी ऊर्जा अवशोषित हो गई शरीर के पाचन के बाद, उसमें से जितना जो भोज्य पदार्थ है वो अवशोषित कर लिया, वो तो किस रूप में आ गया? डाइजेस्टिबल एनर्जी में आ गया। और जो अवशोषित नहीं हो पाया या नहीं पचा, वो किसके रूप में शरीर से बाहर निकल गया? फिजिकल एनर्जी के रूप में, गोबर के रूप में या मल के रूप में शरीर से बाहर निकल गया। अब हमारे शरीर में डाइजेस्टेबल एनर्जी है, ठीक है, यानी अवशोषण कर लिया हमारी इंटेस्टाइन ने, जो भी है पाचन तंत्र ने अवशोषण कर लिया इस ऊर्जा का। अब इस ऊर्जा का उपयोग कहाँ हो रहा है? डाइजेस्टेबल एनर्जी का मेटाबॉलिक एनर्जी के रूप में, यानी उपापचयी क्रियाओं में क्या हो रहा है? इसका उपयोग हो रहा है। अब इन उपापचयी क्रियाओं के दौरान उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, ठीक है, और यहां पर लॉस किसके रूप में होता है ऊर्जा का? यानी यूरिनरी और गैसियस प्रोडक्ट के रूप में ऊर्जा का लॉस होता है, ठीक है। अब ये जो मेटाबॉलिक एनर्जी है, ये हम इसके बाद इन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं के बाद क्या होता है? जो ऊर्जा शेष बचती है उसको हम क्या बोलते हैं? नेट एनर्जी। और इस दौरान मेटाबॉलिक जो एनर्जी है, इसमें से ही जो ऊर्जा कम होती है वो किस रूप में काम आती है? हीट एनर्जी के रूप में, यानी जो हमारी शरीर का जो टेम्परेचर है उसको बनाए रखने में काम आती है। इन सब के घटने के बाद, यानी सभी क्रियाओं के पूर्ण होने के बाद जो ऊर्जा शेष बचती है वो कहलाती है नेट एनर्जी। अब उसका भी डिवाइडेशन हो जाता है दो भागों में, भाई शरीर की क्रियाविधि के लिए, और जो भैया बच गया उसको उत्पादन के रूप में, चाहे वो मीट के रूप में हो, है ना, चाहे वो दूध के रूप में हो, चाहे ऊन के रूप में हो, चाहे अंडे के रूप में हो। तभी तो कि जो दूध देने वाले गाय हैं उनके लिए अलग से भोजन यानी उत्पादन राशन देने की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो क्या होगा? यदि हम उत्पादन राशन नहीं देंगे तो एनर्जी इतनी ही बचेगी कि वो क्या कर पाएगा? अपने जो बॉडी है उसको ही मेंटेन कर पाएगा, ठीक है। हमने पढ़ा है ना शुरुआत में कि वह राशन के प्रकार हम पढ़ रहे थे, मेंटेनेंस राशन, यानी इन सभी अवस्थाओं से गुजरने के बाद मान लो नेट एनर्जी इतनी ही हुई कि वो केवल शरीर के जो विभिन्न जैविक क्रियाएं हैं उनको ही बनाए रखने में काम आ जाती है, खर्च हो जाती है, और अन्य एनर्जी बचती ही नहीं है। तो प्रोडक्शन कहां से होगा जब एनर्जी बचेगी नहीं? वो एनर्जी कहाँ खर्च हो जाएगी? मेंटेनेंस में ही खर्च हो जाती है। इसके बाद जो ऊर्जा बचती है मेंटेनेंस के बाद, वो किस में जाती है? उत्पादन के रूप में जाती है। इसलिए अतिरिक्त राशन यानी निर्वाह राशन के अतिरिक्त राशन देने की आवश्यकता पड़ती है कब? उत्पादन के समय, ठीक है। तो लगता है यहाँ पर आपको ये सब चीज क्लियर हो गई होंगी कि जो भोजन है उससे किस प्रकार से एनर्जी हमें प्राप्त होती है। अब देखो आगे, अब देखो खाद्य पदार्थ हैं। अब इनसे जो हमें ये कह रहे थे ना भाई, किस भोजन से जो हमने जैसे कार्बोहाइड्रेट खाया, प्रोटीन खाया, तो कितनी एनर्जी मिलेगी, कैसे घटेगी। तो इनमें जो सकल ऊर्जा है जो भोजन में है, उसमें जो ऊर्जा है उसको नापने के लिए, ठीक है, क्या काम में लिया जाता है? बॉम्ब कैलोरी मीटर। बॉम्ब कैलोरी मीटर काम में लिया जाता है, इसलिए खाद्य पदार्थों की सकल ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए। एक कैलोरी में कितना जूल होती है? ये ऊर्जा की यूनिट है। 4.18 जूल एनर्जी होती है किसमें? एक कैलोरी में। मल के रूप में जो ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी जो भी खाद्य पदार्थ खाया, ठीक है,
पचने के बाद, ठीक है, जो अवशोषित हो गया वो तो डाइजेस्टेबल एनर्जी हो गई, और जो शेष बाहर निकल गया वो क्या हो गया, मल। तो उसके रूप में लगभग लगभग 40 से 50% एनर्जी का लॉस किसके रूप में होता है, मल के रूप में होता है। वहीं पेशाब के रूप में बात करें, ठीक है, जो मेटाबॉलिक क्रियाओं के दौरान लॉस होता है वो कितना होता है, 5%। और इसी के साथ साथ मीथेन, जो रूमिनेंट की बात करें तो रूमिनेंट में क्या बनती है, रूमन के अंदर मीथेन गैस बनती है। तो वहां पर जो एनर्जी का लॉस होता है वो लगभग कितना होता है, 7% होता है। ठीक है, यानी जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे अभी, ठीक है, कि ग्रॉस एनर्जी के बाद जो फीकल जो बच गया वो तो डाइजेस्टेबल एनर्जी में चला गया, और जो शेष भोजन बचा है, पचने से रह गया या अवशोषित नहीं हुआ, वो किस में चला गया, गोबर के रूप में बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी का लॉस होता है वो कितना होता है, 40 से 50% होता है। यूरिन के रूप में 3 से 4, या ये कहें कि 5% ये एनर्जी का लॉस होता है उपापचयिक क्रियाओं के दौरान। वहीं रूमिनेंट की बात करें तो यहाँ पर जब मीथेन गैस बनती है तो उसके रूप में जो ऊर्जा है वो कितना लॉस होता है, 7% होता है। ठीक है, क्लियर। अब है अगला पॉइंट, कार्य ईंधन मात्रा, इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू। ये क्या होती है कि किसी भी भोज्य पदार्थ से, ठीक है, कितनी एनर्जी हमें मिलेगी, उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो सकल ऊर्जा है उसका गुणांक कर दिया जाता है पाचकता गुणांक से। जैसे हम बात करें कि, देखो आगे देखते हैं इसको, इस तो समझ में आएगा आपको। जैसे पोषक तत्व में हम क्या क्या चीज देते हैं पोषक तत्व के रूप में, जानवर के लिए कार्बोहाइड्रेट देते हैं, प्रोटीन देते हैं, और वसा देते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है। ठीक है, तो सकल ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट में प्रति ग्राम जो सकल ऊर्जा है, ठीक है, एक मिनट, जो ऊर्जा सकल ऊर्जा है वो कितनी मिलती है, 4.15, ठीक है, किलो कैलोरी मिलती है इसमें। ठीक है, और प्रोटीन से मिलती है 4.4 किलो कैलोरी, और वसा से मिलती है 9.4 किलो कैलोरी। ये क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, सकल ऊर्जा मिलती है। अब ऐसा तो है नहीं कि जितनी भी कार्बोहाइड्रेट हमने दी या पूरी प्रोटीन वसा जो भी हमने दिया वो जानवर के शरीर में पूरी की पूरी पच जाएगी, पूरा का पूरा तो नहीं पचेगा, है ना। तो क्या होगा, कुछ मात्रा क्या रह जाएगी, अपचनीय रह जाएगी, नहीं पचेगी। और जितना भी पचा है वो पूरा का पूरा अवशोषित भी नहीं होगा, है ना। तो क्या होगा, यानी पूरा पूरा नहीं पच रहा है, तो कितना पचता है ये, इसका पाचकता गुणांक कितना है, 0.98, यानी 100 नहीं है, यानी पूरा का पूरा नहीं पचेगा, कितना पचेगा ये, 0.98 इसका पाचकता गुणांक होता है। किसके आधार पर, पचने के आधार पर। वहीं प्रोटीन की बात करें तो इसका पाचकता गुणांक 0.92 है। वहीं वसा का पाचकता गुणांक क्या है, 0.95। तो सबसे ज्यादा जो पाचकता गुणांक है या सबसे ज्यादा जो पचता है वो क्या पचता है शरीर के अंदर, कार्बोहाइड्रेट। वहीं पाचकता के आधार पर दूसरे नंबर पर कौन है, वसा, और तीसरा नंबर है प्रोटीन। तो इनका पाचकता गुणांक सबसे ज्यादा किसका है, कार्बोहाइड्रेट का है, और सबसे कम किसका है, प्रोटीन। ठीक, अभी हम बात कर रहे थे, देखिए, पीएफवी यानी सकल ऊर्जा और पाचकता गुणांक दोनों का ही जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलती है, कार्य ईंधन मात्रा, जिसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू, यानी पीएफवी। ठीक है, अब देखिए यहां पर पीएफवी है, तो वो किससे प्राप्त हुई हमें, सकल ऊर्जा और पाचकता गुणांक दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमें जो ये ऊर्जा मिलेगी यही क्या कहलाएगी, पीएफवी कहलाती है। और ये कितना होती है, कार्बोहाइड्रेट की पीएफवी कितनी होती है, 4 किलो कैलोरी। ठीक है, वहीं प्रोटीन की कितनी होती है, 4 होती है, जबकि वसा की कितनी है, 9। ठीक है, तो वसा से हमें ज्यादा ऊर्जा प्राप्त हो रही है क्योंकि उसकी सकल ऊर्जा कितनी है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है अगला इसमें, रेस्पिरेटरी क्वेशेंट। ये क्या है, आरक्यू, ये है जो श्वसन में हम ऑक्सीजन उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन हम उपयोग कर रहे हैं शरीर के अंदर,
हमने ऑक्सीजन उपयोग की, उसके बाद कितनी CO2 बनी, कितनी CO2 उत्पन्न हुई। तो CO2 और ऑक्सीजन दोनों का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, RQ कहलाता है। ठीक है। तो जब कार्बोहाइड्रेट के लिए जो ऑक्सीजन उपयोग आती है और उससे जो CO2 बनती है वो कितनी, इसका RQ जो आता है वो कितना आता है, 1 आता है। वहीं प्रोटीन के लिए RQ आता है 0.8, और वसा के लिए RQ आता है 0.7। तो यहाँ ये जो है आपका डाटाबेस है, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक। तो एक तो पाचकता गुणांक, TFV वैल्यू, और सकल ऊर्जा। ठीक। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि सकल ऊर्जा क्या है और कार्य के ईंधन मात्रा क्या है। तो कार्य की ईंधन मात्रा यानी प्रति ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, वो तो हो गई क्या, अपनी सकल ऊर्जा। और पाचकता गुणांक, उस भोजन के पचने की दर कि वो कितना पचेगा। ठीक है। और यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसका सकल ऊर्जा का और पाचकता गुणांक का, तो हमें क्या मिलेगा, TFV, फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू। फिजियोलॉजिकल यानी जो शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न कर पा रहे हैं, तो कितनी वो पचने के बाद ऊर्जा शरीर को दे पा रहे हैं, तो वो क्या कहला रही है, यानी वास्तविकता में तो हमें ज्यादा मिल रही है ऊर्जा, लेकिन काम में कितनी आ पा रही है, यानी उसके जो पाचन है, यानी जो दाना है या जो भोजन है उससे मिलनी चाहिए तो ज्यादा ऊर्जा, क्योंकि उसमें ज्यादा एनर्जी है प्रति ग्राम, लेकिन पच तो कम रहा है, वो पूरा का पूरा नहीं पच पा रहा है। तो इसलिए शरीर के लिए जितनी ऊर्जा उसके बजाय कम ऊर्जा शरीर में मिल पाएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्य की, यानी कार्य की दृष्टि से कितनी ऊर्जा शरीर को मिल पा रही है। तो सकल ऊर्जा और उसका मल्टीप्लाई किया किससे, पाचकता गुणांक से, यानी पचने की दर। ठीक है, पूरा का पूरा नहीं पच रहा है, कम पच रहा है, इसलिए PFV वैल्यू क्या रहती है, कम रहती है। ठीक है, ये बात हो गई। और RQ, जो उत्पन्न CO2 है श्वसन के दौरान और काम में ली गई ऑक्सीजन, दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, RQ कहलाता है। ठीक। ये तो बात हो गई अपनी फीडिंग स्टैंडर्ड से संबंधित और जो भोजन है उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार की ऊर्जा से संबंधित। ठीक है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं आपके, कि क्योंकि भाई न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हैं हम, है ना, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और तो इनके बारे में थोड़ी सी हम एक नॉर्मल सी बात कर रहे हैं। ठीक। देखिए, जो अमीनो अम्ल हैं वो किससे प्राप्त होते हैं, प्रोटीन के पाचन से। प्रोटीन के पाचन से क्या प्राप्त होते हैं, अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। तो अमीनो अम्ल क्या हुए, प्रोटीन की यूनिट। ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है। अब इन अमीनो अम्लों को दो भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल और एक होते हैं अनावश्यक, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। तो ऐसे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण जिनका निर्माण शरीर में हो जाता है, यानी हमारे शरीर के लिए अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है, हम जो भी खा पी रहे हैं, जो भी हम प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, उसके द्वारा इन अमीनो अम्लों का निर्माण हो जाता है, शरीर के अंदर ही हो जाता है। तो इसलिए इन्हें हमें बाहर से अतिरिक्त रूप से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम खाना भी खा रहे हैं, लेकिन इनका निर्माण शरीर के अंदर नहीं होता है, शरीर के अंदर निर्माण नहीं हो पाता। या ये भी बोल सकते हैं हम कि निर्माण मान लो हो भी रहा है तो कम मात्रा में हो रहा है। ठीक है।
यानी जितना शरीर के लिए आवश्यकता है उतनी मात्रा में इनका निर्माण नहीं हो पा रहा। अगर हम इनको बाहर से हम नहीं देंगे, यानी भोजन खाने के बाद जिन अमीनो अम्लों का निर्माण हो जाता है, शरीर के अंदर हो रहा है, उनकी जिनकी आवश्यकता शरीर के लिए है, ठीक है, उनका निर्माण कहाँ है, शरीर के लिए हो रहा है, तो इसलिए बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। भाई किस चीज को लेने की आवश्यकता पड़ती है हमें, जो चीज हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो जो अमीनो अम्ल हमारे शरीर में नहीं बन रहे, उनको हमें बाहर से लेना पड़ेगा, तो उनकी क्या पड़ेगी, हमें शरीर के अंदर नहीं है तो आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है। तो इनकी आवश्यकता होती है शरीर के लिए, तो शरीर के अंदर नहीं बन रही तो क्या करेंगे हम, बाहर से लेंगे, है ना? तो इनको बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण शरीर के अंदर नहीं होता है, और यदि होता भी है तो बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है, तो इन अमीनो अम्लों को भोजन के अलावा बाहर से लेने की आवश्यकता हमें पड़ती है, या भोजन के साथ हमें लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो उन अमीनो अम्लों को क्या बोलते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। तो अब यही बात है, ऐसे अमीनो अम्ल कौन कौन से हैं जिन्हें हमें बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे अमीनो अम्ल मुख्य रूप से कितने होते हैं, 10, ठीक है। कौन कौन से हैं, मिथियोनिन हो गया, मिथियोनिन, है ना। दूसरा क्या हो गया, फेनाइल, फेनाइल एलेनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, वेलिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन। तो ये जो 10 अमीनो अम्ल हैं, मिथ्योनिन, फिनाइल एलेनिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, वेलिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन, तो 10 अमीनो अम्ल ऐसे हैं जिनको हमें बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो इसकी जैसे जो ट्रिक होती है, कुछ लोग टीबी मिल पाथवे बोल देते हैं, ठीक है, टीबी मिल पाथ, और दूसरा एमपी हिल बोल दिया जाता है। एमपी हिल पाथ कुछ इस तरह से बनता है ना। तो जो भी ट्रिक है आप उसे एक तरह से याद रख सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के ये 10 अमीनो अम्ल होते हैं, ठीक है। एमपी हिल वॉट है ना, तो ये ट्रिक यहाँ पे यूज किया गया, MPHILLVATT, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एमपी हिल वॉट। तो इसको क्या है, एक तरह से याद रखने का एक थोड़ा सा तरीका है कि जिससे हम भूल भी जाएं तो एक शुरुआत का लेटर हमें याद रहता है, तो हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो ऐसे अमीनो अम्ल जिनको हमें भोजन के साथ अतिरिक्त रूप से लेने की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। और जिन अमीनो अम्लों का निर्माण शरीर के अंदर हो जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। अमीनो अम्ल किसके टूटने पर बनते हैं, प्रोटीन के पाचन से बनते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट। अब जो जानवर हैं उनमें अलग अलग में आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या अलग अलग होती है, ठीक है। रूमिनेंट्स की हम बात करें तो इनमें जो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, रूमिनेंट्स की हम बात करें तो इनमें जो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं वो कितने होते हैं, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूमिनेंट्स में किसी भी प्रकार के या अतिरिक्त रूप से अमीनो अम्ल देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वहीं हम पिग में बात करें तो पिग में आवश्यक अमीनो अम्ल कितने होते हैं, 11। ह्यूमन में कितने होते हैं, 10। पोल्ट्री की बात करें, मुर्गियों की बात करें तो कितने होते हैं, 11। जो ह्यूमन है
उसमें ये 8 तो होते हैं आवश्यक, जिनको भोजन में होना ही चाहिए, प्लस ये जो दो होते हैं अर्ध आवश्यक। अर्ध आवश्यक क्या मतलब ये है कि ये शरीर में तो बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनकी कुछ मात्रा हमें बाहर से भी लेने की जरूरत हमें पड़ती है। तो ये दो कौन कौन से हैं मुख्य रूप से? आर्जिनिन और हिस्टिडीन। आर्जिनिन और हिस्टिडीन। तो ये कैसे हैं? अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। पोल्ट्री में कितने हो गए? 11। और पिग में कितने हो गए? 11। और रूमिनेंट में कितने हैं आवश्यक अमीनो अम्ल? 0। ठीक है, तो यहां से, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गए आवश्यक, और एक होते हैं अति आवश्यक, यानी जिनका भोजन में होना ही बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा उसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं, कुछ कमियां शरीर में नजर आने लगती हैं, ठीक है, उनसे संबंधित बीमारियां जानवर में दिखाई देने लगती हैं। अब अति आवश्यक अमीनो अम्लों की बात करें, तो भेड़ में जो अति आवश्यक अमीनो अम्लों की श्रेणी में आता है वो कौन सा आता है? मिथियोनिन। तो भेड़ों के भोजन में मिथियोनिन का होना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। सुअर में लाइसिन की आवश्यकता पड़ती है। कौन से अमीनो अम्ल की? लाइसिन। इनके लिए कैसा है? अति आवश्यक। आवश्यक चीज अलग हो गई, लेकिन ये कैसा है? अति आवश्यक। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा था? एक में 10+1, 10 तो आवश्यक है, लेकिन एक लाइसिन कौन सा है? अति आवश्यक है। इसी प्रकार से पोल्ट्री में 10+1, पोल्ट्री में 10 तो है ही है, लेकिन जो ग्लाइसिन है वो कैसा है? अति आवश्यक। ठीक है, तो ग्लाइसिन क्या हो गया? अति आवश्यक। और बिल्ली में टॉरिन, टॉरिन अमीनो अम्ल है वो क्या है? अति आवश्यक। तो ये जो पूरा हमने जो बात की है ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। वन लाइन क्वेश्चन बनते हैं सीधे, है ना। तो भाई भेड़ में अति आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा है, सुअर में आवश्यक अति आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा है, या पूछ लेगा कि भाई टॉरिन जो अमीनो अम्ल है वो किस जानवर में अति आवश्यक अमीनो अम्ल होता है, ठीक है। पोल्ट्री में पूछ लेगा भाई ग्लाइसिन किस प्रजाति में अति आवश्यक अमीनो अम्ल होता है, ठीक। इसी तरह से संख्या के बारे में पूछ लेता है ना, कि पोल्ट्री में कितने आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। क्लियर? तो ये बात, तो ये बात होगी अपनी अमीनो अम्लों से संबंधित, कि किस जानवर में कितने आवश्यक अमीनो अम्ल हैं और कौन सा अति आवश्यक अमीनो अम्ल होता है। ह्यूमन में दो कैसे होते हैं? अर्ध आवश्यक, जिन कौन कौन से हैं? आर्जिनिन और हिस्टीन। अब देखो, अब है वसीय अम्ल। वसीय अम्ल किसके पाचन से बनते हैं? ये बनते हैं वसा के पाचन से, फैट के पाचन से। तो वसा के पाचन से जो पदार्थ बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? वसीय अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। अभी हमने प्रोटीन के बारे में बात की थी, अमीनो अम्ल बन रहे थे। अब ये किसके बारे में है? वसा के बारे में। तो जिस तरह से अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं उसी तरह से कुछ वसीय अम्ल भी आवश्यक होते हैं। तो कौन कौन से हैं? लिनोलिक, लिनोलेनिक और अरेक्डोनिक। ये तीन जो वसीय अम्ल हैं इसकी श्रेणी में आते हैं, आवश्यक वसीय अम्ल की श्रेणी में आते हैं। लिनोलिक और लिनोलेनिक, इसमें केवल क्या आ रहा है? लिनोलेनिक, ठीक है। लिनो लिनो और लिक लेनिक, ठीक है, लिक लेनिक। तो लिनोलिक और लिनोलेनिक और अरेक्डोनिक, तीनों जो वसीय अम्ल हैं इसकी श्रेणी में आ रहे हैं, ये आवश्यक वसीय अम्ल की श्रेणी में आते हैं। तो अब जो लिनोलेनिक है मुख्य रूप से किसमें आवश्यक होता है? ये केवल और केवल पिग और पोल्ट्री में ये क्या होता है? आवश्यक अमीनो अम्ल होता है। और कैट में कौन सा होता है? अरेक्डोनिक जो वसीय अम्ल है वो आवश्यक वसीय अम्ल होता है। सिंपल पूछे कि भाई आवश्यक अमीनो अम्ल कौन कौन से, वो सॉरी वसीय अम्ल कौन कौन से हैं, तो तीनों दे रखे हैं, चौथा ऑप्शन आपका ऑल है तो ऑल जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि केवल पिग के लिए पूछे या पोल्ट्री के लिए पूछे या नाम स्पीसीज का नाम दे करके पूछे, ठीक है, तो क्या आएगा? फिर उसके लिए स्पेशल ये वसीय अम्ल आंसर जाएगा कि बिल्ली के लिए आवश्यक वसीय अम्ल कौन सा है, तो वो क्या जाएगा? अरेक्डोनिक। पिग और पोल्ट्री के लिए आवश्यक वसीय अम्ल कौन सा है? लिनोलेनिक। नहीं तो सामान्य रूप से अगर पूछे, रूमिनेंट्स के लिए पूछे, तो ये तीनों ही क्या रहेंगे? आवश्यक
वसीय अम्ल रहेंगे। लेकिन बिल्ली में पूछे तो बिल्ली में इसमें से कौन सा वसीय अम्ल आवश्यक है तीनों में से? अरेक्डोनिक। और पिग और पोल्ट्री में तीनों में से कौन सा आवश्यक है? लिनोलेनिक वसीय अम्ल आवश्यक होता है। बाकी अन्य के लिए ये तीनों ही किस श्रेणी में आते हैं? आवश्यक वसीय अम्ल की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। और वसीय अम्ल किसके डाइजेशन से बनते हैं? वसा के पाचन से बनते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगला है वॉलेटाइल फैटी एसिड। वॉलेटाइल फैटी एसिड किसके पाचन से बनते हैं? ये बनते हैं कार्बोहाइड्रेट के पाचन से। तो मुख्य रूप से हमने तीनों चीजों के बारे में बात कर ली। पहले हमने प्रोटीन के बारे में बात की। प्रोटीन के पाचन से क्या बन रहा था? अमीनो अम्ल बन रहे थे। वसा के पाचन से क्या चीज बन रही थी? फैटी एसिड बन रहे थे। और ये क्या है? वोलेटाइल फैटी एसिड। ठीक है। वो फैटी एसिड है और ये क्या है? वोलेटाइल फैटी एसिड, वाष्पीकृत वसीय अम्ल। वो केवल वसीय अम्ल थे और ये कैसे हैं? वाष्पीकृत वसीय अम्ल। कार्बोहाइड्रेट के पाचन से, ठीक है, कहां पर? रूमन में। सामान्य रूप से कार्बोहाइड्रेट के पाचन से कहां पर? नॉन रूमिनेंट में। नॉन रूमिनेंट में क्या चीज बनती है? यहां पर ग्लूकोज बनता है। ठीक है। और ये जो बात हम कर रहे हैं वोलेटाइल फैटी एसिड की, यह क्या बन रहा है? रूमिनेंट के अंदर बन रहा है ना? रोमंथी जानवरों में ये बनते हैं। तो रोमंथी जानवरों में कार्बोहाइड्रेट के पाचन से क्या बनता है? वोलेटाइल फैटी एसिड बनता है। इसको हम डिटेल में बात करेंगे जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे ना, फिजियोलॉजी के अंतर्गत, तब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, किस तरह से बन रहे हैं, किस तरह से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वगैरह वगैरह, है ना? तो आपको केवल अभी इतना ध्यान देना है कि भाई प्रोटीन के पाचन से अमीनो एसिड बनते हैं, अमीनो अम्ल बनते हैं। दो दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल। ठीक है। अलग अलग की बात हमने कर ली कि एक श्रेणी अलग होती है जिनको बोलते हैं हम अति आवश्यक अमीनो अम्ल। ठीक। दूसरा था वसा। तो वसा के पाचन से क्या बन रहा था? वसीय अम्ल बन रहा था, जिसमें आवश्यक वसीय अम्ल थे लिनोलेक, लिनोलेनिक, अरेक्डोनिक। ठीक है। लिनोलेनिक कैट, सॉरी, उसमें पिग में और पोल्ट्री में जरूरी था, जबकि कैट में अरेक्डोनिक वसीय अम्ल अति आवश्यक। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट के पाचन से रूमिनेंट में, ठीक है, जिनमें रूमन उपस्थित होता है, उनमें क्या बनते हैं? वोलेटाइल फैटी एसिड बनते हैं। वहीं नॉन रूमिनेंट की हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ठीक है। अब ये जो वोलेटाइल फैटी एसिड हैं, कौन कौन से हैं मुख्य रूप से? एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड। अब इनके जो बनने की मात्रा है, यानी जो तीनों बने, तो उसमें से 65% क्या बनता है? एसिटिक एसिड बनता है। प्रोपियोनिक एसिड 25% बनता है। और ब्यूटारिक एसिड लगभग 10% ये बनता है। अब जो एसिटिक एसिड है, इसका जो यूज है वो क्या है? ठीक है। इसका जो उपयोग है वो किस काम में आता है? तो ये आता है मिल्क फैट को बनाने में। ठीक है। किसको बनाने में आ रहा है? मिल्क फैट को। जो दूध है, दूध में जो वसा है, उसको बनाने में मुख्य रूप से कौन सा वोलेटाइल फैटी एसिड काम आता है? एसिटिक एसिड काम आता है। प्रोपियोनिक फैटी एसिड किसके वोलेटाइल फैटी एसिड किसके काम में आता है? ग्लूकोज को बनाने में काम आता है। और मिल्क शुगर, ठीक है, इसको बनाने में काम आता है। ठीक है। मिल्क शुगर और ग्लूकोज को बनाने में ये काम आता है। ठीक। और जो ब्यूटारिक एसिड है, वो किसको काम में आता है? कीटोन बॉडी को बनाने में काम आता है। और मुख्य रूप से कौन सी कीटोन बॉडी बॉडी होती है? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। कौन सी हो गई ये? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। ठीक है। तो इस कीटोन बॉडी को ये बनाने में काम आता है। ठीक। तो एसिटिक एसिड किसके काम में आ रहा है? मिल्क फैट को बनाने में काम आ रहा है। जो भी दुग्ध वसा है उसको बनाने में काम आ रहा है। किसको? दुग्ध वसा को। प्रोपियोनिक एसिड ग्लूकोज को बनाने में काम आ रहा है। ठीक है। और साथ में मिल्क शुगर को बनाने में काम
आ रहा है। ठीक है। और ब्यूटारिक एसिड जो है किसको काम बनाना आ रहा है, कीटोन बॉडीज को बनाने में काम करता है। ठीक है। तो इस तरह से ये अपने जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा जैसे कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें यहाँ पर, कि कार्बोहाइड्रेट के कुछ टाइप होते हैं, कि चलो पहले थोड़ा सा डिटेल में ये बात कर लेते हैं, कि जैसे हमने बात की इसकी कार्बोहाइड्रेट की, दूसरी क्या चीज थी अपनी, प्रोटीन, और तीसरी चीज आ गई अपनी वसा। तीनों के बारे में बात की है हमने अभी। अब जो कार्बोहाइड्रेट है इसके पाचन से, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है इसके पाचन से बनता क्या है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन से बनते हैं, देखो दो चीज होती हैं कहाँ, रूमिनेंट, एक तो हो गए रूमिनेंट और दूसरे क्या हो गए, नॉन रूमिनेंट। ठीक। तो रूमिनेंट और नॉन रूमिनेंट, कार्बोहाइड्रेट के पाचन से यदि हम रूमिनेंट की बात करें तो क्या बनेगा, वोलेटाइल फैटी एसिड। और जबकि नॉन रूमिनेंट में हम बात करें तो यहाँ क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। ठीक है। अब जो प्रोटीन है, प्रोटीन के पाचन से रूमिनेंट में क्या बन रहे हैं, अमीनो अम्ल बन रहे हैं, और यहाँ भी क्या बन रहे हैं, अमीनो अम्ल बनते हैं। ठीक है। और वसा के पाचन से यहाँ क्या बनते हैं, फैटी एसिड, और यहाँ भी क्या बन रहा है, फैटी एसिड बन रहे हैं। ठीक है। अब जो कार्बोहाइड्रेट है वोलेटाइल फैटी एसिड हैं, तो ये बन तो रहे हैं लेकिन इनका अवशोषण भी तो होगा, तो कहाँ होगा, वोलेटाइल फैटी एसिड कहाँ बन रहे हैं, रूमन के अंदर बन रहे हैं। तो इसका जो अवशोषण होता है मुख्य रूप से कहाँ हो जाता है, रूमन में, रेटिकुलम में, ठीक है, और ओमेजम तक लास्ट अंतिम हो जाता है। और जो ग्लूकोज है इसका अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में। ठीक है। इसके अंतर्गत हो रहा है, इसका जो अवशोषण है मुख्य रूप से छोटी आंत में इसका अवशोषण हो जाता है। प्रोटीन है, प्रोटीन पच रहे हैं, अमीनो अम्ल बन रहे हैं, तो इनका भी जो अवशोषण है वो कहाँ पर होता है, विशेषकर छोटी आंत में हो रहा है। मतलब जितने भी भोज्य पदार्थ हैं मुख्य रूप से उनका जो अवशोषण है वो कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। ठीक है। लेकिन इसका थोड़ा सा अंतर है, क्या चीज, कि जो रूमिनेंट हैं उनमें तो इसका जो अवशोषण है वो किस में हो जाता है, इलियम में, और इसमें डीजे, ड्यूडेनम एंड जेजुनम। ठीक है। क्या हो जाएगा, ड्यूडेनम एंड ड्यूडेनम एंड जेजुनम, छोटी आंत के दोनों भाग हैं, ड्यूडेनम जेजुनम और इलियम। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि शुरुआती दो भागों में नॉन रूमिनेंट के अंदर होता है, और अंतिम भाग में, छोटी आंत के अंतिम भाग में प्रोटीन का पाचन रूमिनेंट्स के अंदर, वो अवशोषण उसमें होता है, रूमिनेंट्स में होता है। और जो फैट है, वसा का जो मुख्य रूप से अवशोषण है वो कहाँ पर होता है, जेजुनम में। दोनों में ही कहाँ होता है, जेजुनम में, क्योंकि वसा के पाइसीकरण में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि वहां हम डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करेंगे कि भाई जो वसा के पाचन में जो हेल्प करता है वो कौन करता है, बाइल जूस करता है। और बाइल जूस ड्यूडेनम में लगभग 0.75 मीटर आकर के खुलता है, जहां पर ड्यूडेनम लगभग लगभग खत्म होने वाली है होती है। ठीक है। खत्म होने से 1/4 भाग पहले आकर के खुलती है। तो इसलिए ड्यूडेनम में तो हो नहीं सकता वसा का अवशोषण, तो कहाँ जाकर के होता है, जेजुनम में होता है। ठीक है। ये तो बात हो गई इसकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन और अवशोषण की। ठीक है। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट है उसका क्लासिफिकेशन चलो उसी में पढ़ेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा क्या बात करें, अपने फिजियोलॉजी में बात करेंगे कि जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट के टाइप होते हैं,
मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड किन्हें बोलते हैं? जिनमें सिंगल यूनिट, ठीक है, यानी केवल एक यूनिट जिनको बनाती है, उनको क्या बोलते हैं? मोनोसेकेराइड। डाइसेकेराइड, जिसमें दो यूनिट आकर के मिलकर के बनाती हैं। और पॉलीसेकेराइड, जिनमें दो से अधिक यूनिट आकर के क्या बनाती हैं? उसको बनाती हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? पॉलीसेकेराइड कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी लगभग लगभग अपनी जो न्यूट्रिशन है वो समाप्त होती है। इसमें एक आध जो पॉइंट है वो हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस के बारे में कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बाकी कल हम लगभग कोशिश करेंगे कि हमारी ये न्यूट्रिशन वाला जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, ये कंप्लीट हो जाएगा।